हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री में। और बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद डिस्कस किया था कि उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। लगभग सारी की सारी थ्योरी, सारी के सारे पॉइंट्स उसके आज के टाइम में फेल हो चुके हैं। केवल एक पॉइंट सही सलामत है, और वो पॉइंट क्या है कि मैटर का, एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज एटम। बाकी सारे पॉइंट्स फेल हो चुके, वो सब हम कल डिस्कस कर चुके। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई वो भी डिस्कस किया, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई वो सब भी डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया भैया कि एक बार जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में सोचा कि इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, जिस वजह से डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स हमारे सामने निकल करके आए। सबसे पहला मॉडल थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक बिल्कुल बेसिक मॉडल था जिसकी आज के टाइम में कोई भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। उसके बाद रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के भैया आखिर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था बेटा, वो देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला ड्रॉबैक रदरफोर्ड साहब का, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम आपका स्टेबल है, कैसे स्टेबल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सुनिएगा ध्यान से। रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि भैया न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के अबाउट चक्कर लगा रहे हैं, तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई। कौन है? मैक्सवेल साहब आए अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लेकर के। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उन्होंने क्या बोला कि भैया दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के अबाउट चक्कर लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा। स्पाइरल पाथ ट्रेवल करते 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 न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा, और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और हमारा एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, हमारा एटम तो हाईली स्टेबल होता है। अरे भैया, अगर एटम अनस्टेबल होता तो क्या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर रही होती? डिफरेंट फॉर्म्स की तो अलग बात, मैटर ही एग्जिस्ट ना कर रहा होता। अगर मैटर एग्जिस्ट ना कर रहा होता तो ये दुनिया, ये ब्रह्मांड कुछ भी एग्जिस्ट ना कर रहा होता। ना मैं आपको खड़ा होकर के पढ़ा रहा होता, ना आप बैठ करके पढ़ रहे होते। ठीक, तो एटम आपका हाईली स्टेबल है, बट रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग मैक्सवेल साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे अपोजिटली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर अपोजिटली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और हमारा एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि इट इज नॉट सो, आवर एटम इज हाईली स्टेबल। क्लियर बात। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है भाई, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी आगे चल करके पढ़ेंगे व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, रदरफोर्ड मॉडल से भी पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आ गया था। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन रदरफोर्ड साहब से पहले आ गया था। ठीक, और रदरफोर्ड साहब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक, उसको एक्सप्लेन किसने किया? सबसे बड़ी कामयाबी जो बोहर्स मॉडल की थी वो यही थी कि बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद में आया, और बाद में जो बोहर ने पोस्टुलेट दिए उन एक एक पोस्टुलेट से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना केवल एक्सप्लेन हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग, बोहर्स मॉडल के हिसाब से
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आसान कर दी गई, बहुत ज्यादा आसान हो गई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी थी बोहर्स मॉडल की। और इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, बोहर और रदरफोर्ड एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड साहब का मॉडल पूरा बेकार हो गया, नहीं, रदरफोर्ड ने स्टार्टिंग करी और उस स्टार्टिंग से बोहर साहब को एक सोच मिली, बोहर साहब को एक आइडिया मिला, उनको मदद मिली, उनको हेल्प मिली अपना मॉडल ऑफ एटम देने में। ठीक, इनफैक्ट रदरफोर्ड साहब ने पूरी पूरी मदद करी थी बोहर साहब की उनको अपना मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन करने में। अगला पॉइंट क्या आता है भैया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, हमारे एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग शेल्स होती हैं, के एल एम एन। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एम में 18 आते हैं और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये तो रदरफोर्ड ने बताया ही नहीं कुछ भी, ये सब तो हमें कहां जाकर के पता चला, बोहर साहब के मॉडल से पता चला। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब बारी आती है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की, बट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से कुछ डेवलपमेंट्स हुए, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुए। उन डेवलपमेंट्स को समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें जो समझनी पड़ेगी बेटा, दैट इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट्स बिफोर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पर जाएंगे, जहां पर हमको पढ़ने को मिलेगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट बिहेव एज वेव एज वेल एज लाइक अ पार्टिकल। तो सबसे पहले तो भैया देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो बनेगा इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी हो एज वेल एज मैग्नेटिक कंपोनेंट भी हो, दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एज वेल एज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। उस वेव को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मान लेते हैं ये इस एक्सिस पर हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, इट इज आवर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। आपकी वेव इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये ऊपर वाला कंपोनेंट जो आ रहा है, ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है आपका, ये ब्लू कलर से जो यहाँ पर दिखाया गया है, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, और आप देख सकते हो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर। ठीक, और उस डायरेक्शन में अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर और बाहर, मान लेते हैं कौन सा कंपोनेंट है भैया, मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देख सकते हो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ऐसे समझो इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, हाँ सर जा रही है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कौन सा कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ऐसी वेव जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट हो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी हो एज वेल एज मैग्नेटिक कंपोनेंट भी हो, दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उस वेव को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मान लो मैं एक वेव हूँ, मैं क्या हूँ, वेव हूँ, और मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूं तो देखो जरा, दोनों फील्ड मेरे क्या चल रही है भैया, परपेंडिकुलर चल रही है कि नहीं चल रही है, दोनों फील्ड मेरे क्या चल रही है, परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही है। तो ऐसी वेव को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर बात अच्छे से। ठीक, चलो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि भैया क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो पहला पॉइंट तो बता दिया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स oscillate perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave।
और सबसे खास बात क्या है बेटा, सबसे खास बात यह है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, उनको अपने चलने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सूरज से जो रोशनी आ रही है इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, अब सूरज से चल के जो रोशनी आ रही है सर, उसको एटमॉस्फेयर, उसको मीडियम तो अर्थ के अंदर आने के बाद मिला, अर्थ के बाहर तो कोई भी मीडियम नहीं था। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। एंड दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बहुत हाई वेलोसिटी से चलती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है भैया, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। क्या क्या प्रॉपर्टीज है भैया, हमें पढ़ना है। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग लैम्डा, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय राइटिंग न्यू, इसको NU न्यू बोलते हैं। ठीक, वेलोसिटी स्मॉल v, ठीक, टाइम पीरियड कैपिटल T, वेव नंबर न्यू लिखेंगे और न्यू के ऊपर लगाएंगे भैया बार। ठीक, और उसके बाद एम्पलीट्यूड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए सर, क्योंकि क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा करते थे जिसका नाम था साउंड, तो वहां भी हम ये सारी चीजें पढ़ा करते थे और यहाँ पर भी हमें पढ़नी है। तो देखिएगा, ये मैंने आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया वेव का। क्या बनाया, एक रिप्रेजेंटेशन बनाया वेव का। वेव कैसे चलती है भैया, मान लेते हैं ये हमारी एक मीन पोजीशन है, ये हमारी क्या है भैया, ये हमारी मेन पोजीशन है, इट इज आवर मीन पोजीशन। ठीक है, और वेव कैसे चलती है भाई, ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में इस तरीके से लहराती हुई चलती है। ठीक है, तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है बेटा, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट आ रहे हैं कौन कौन से, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, इन टॉप मोस्ट पॉइंट को बोला जाता है क्रेस्ट, क्रेस्ट। और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट आ रहे हैं भैया, इनको बोला जाता है ट्रफ्स, इनको क्या बोला जाता है, ट्रफ बोला जाता है। ठीक है, और दो लगातार क्रेस्ट या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है भैया, दो लगातार क्रेस्ट या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है, देखिएगा आप यहाँ, एक क्रेस्ट ये है और एक क्रेस्ट ये है, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी कहलाई जाती है वेवलेंथ लैम्डा, या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी भी कहलाई जाती है वेवलेंथ लैम्डा। क्लियर, कोई वेव अपनी मेन पोजीशन से कितना ऊपर गई या फिर कितना नीचे आई, मतलब हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, ये देखो यहाँ पर, इसको बोला जाता है भैया क्या, एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। क्लियर बात अच्छे से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इन चीजों को देखते हैं डिटेल में। तो ये आपके सामने, अच्छा यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट आपका किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ चल रही है, और कितनी वेलोसिटी से चलती है, अभी अभी बताया सर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली जो टर्म आती है जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या बोला मैंने, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, दो लगातार, कोई भी दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी या फिर कोई भी दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाई जाती है, वेवलेंथ कहलाई जाती है। और वेवलेंथ क्योंकि एक दूरी है, एक डिस्टेंस है, तो उसकी यूनिट क्या होगी भैया, उसकी यूनिट होगी मीटर। क्या यूनिट होगी, मीटर। बट मीटर क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी यूनिट है, मीटर क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए हम वेवलेंथ को जनरली छोटी यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि नैनोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। एंड आई होप आप इतनी बात जानते होंगे, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस का 9 मीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर माइनस का 6 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम में
10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला आता है भैया हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जैसे कि अभी अभी बताया डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग न्यू बार। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट किया जाता है? बाय राइटिंग न्यू बार। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भैया? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय राइटिंग न्यू। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है उसको न्यू बोला जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। और न्यू का फॉर्मूला भैया जी होता है, न्यू क्या होता है हमारा? न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। अगर टाइम की यूनिट सेकंड है तो न्यू की यूनिट क्या हो जाएगी भैया? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स। और इसी सेकंड इनवर्स को बोला जाता है बेटा हर्ट्ज, डिनोटेड बाय Hz। क्लियर बात अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला आता है वेलोसिटी। ठीक, डिनोटेड बाय स्मॉल v। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है, तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? c। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। कोई वेव 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? v is equals to nu into lambda. What is the relationship between velocity, frequency and wavelength? The relationship is that v is equals to nu into lambda. If you want to cross check, अगर आप cross check करना चाह रहे हैं कि भैया ये मैंने रिलेशन सही लिखा कि नहीं, तो मुझे बताओ। न्यू की यूनिट क्या बताई अभी अभी? सेकंड इनवर्स। वेवलेंथ की यूनिट क्या बताई अभी अभी? मीटर। तो ओवरऑल यूनिट क्या आ गई बेटा? मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड तो सर वेलोसिटी की यूनिट होती है, तो इसका मतलब फॉर्मूला हमने बिल्कुल सही लिखा, v इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा। और अगर यहाँ पर बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फॉर्मूला बन जाएगा c इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? c इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा। एक्चुअल में यहाँ पर यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, but due to some formatting it is not supporting that type of characters। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं c इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ से न्यू किसके बराबर आ जाएगा भैया जी? न्यू आ जाएगा c अपॉन लैम्डा के बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए, न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। और यहाँ से हमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही बात हमें बचपन में 9th और 10th में पढ़ाई जाती थी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। क्यों सबसे ज्यादा है? इसीलिए तो बताया जाता है। 10th में जरा याद करो कि ट्रैफिक सिग्नल्स को रेड कलर का क्यों बनाते हैं? बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक, अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। और एक बात और बताई जाती थी 10th की फिजिक्स में, ह्यूमन आई नाम का चैप्टर हुआ करता था, उसमें बताई जाती थी व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई ब्लू क्यों दिखता है? तो वहां पर बताया जाता था ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम, जिस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिस वजह से ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें ये पता चला सर कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी भैया तो वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ मिनिमम होगी। वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ मिनिमम होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी भैया? वेवलेंथ मैक्सिमम। क्लियर बात अच्छे से? c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भैया हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि किसी वेव को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और टाइम पीरियड की यूनिट तो हम जानते ही हैं, सेकंड होती है।
उसके बाद बात करते हैं बेटा वेव नंबर की। वेव नंबर डिनोटेड बाय न्यू और ऊपर लगाया जाता है बार। क्या लगाया जाता है? बार लगाया जाता है। वेव नंबर और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है? न्यू बार 1 अपॉन टाइम पीरियड के 1 अपॉन वेवलेंथ के बराबर होता है। न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। और अगर न्यू बार 1 अपॉन लैम्डा के बराबर है तो यूनिट क्या होगी न्यू बार की? मीटर इनवर्स या फिर नैनोमीटर इनवर्स या फिर माइक्रोमीटर इनवर्स या फिर सर जी क्या बताया अभी अभी? एंगस्ट्रॉम इनवर्स। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, तो वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव आ रही है उसको वेव नंबर बोला जाता है। एक यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर में कितनी वेव्स आ रही हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ रही है, या फिर 1 नैनोमीटर में कितनी वेव्स आ रही है, या फिर 1 माइक्रोमीटर में कितनी वेव्स आ रही है, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम लेंथ में कितनी वेव्स आ रही हैं, उसको बोला जाता है वेव नंबर। उसके बाद हम देखते हैं भैया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अभी अभी बताया कि किसी वेव का अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, या तो ऊपर की डायरेक्शन में या फिर नीचे की डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड भी क्योंकि एक दूरी है, एक डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर, बट छोटी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है जैसे कि नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं भैया। अगला क्या है? अब सर ये क्या आ गया? तो बेटा फॉर्मेटिंग की दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं। हमने फॉर्मूला पढ़ा न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। क्या फॉर्मूला पढ़ा? न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक, और अभी अभी आप लोगों को बताया कि 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर होता है? बोलो भाई इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, न्यू इक्वल्स टू सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं। अभी अभी बताया आपको 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर? न्यू बार के बराबर। 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर? न्यू बार के बराबर। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू वेव नंबर। वेव नंबर न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू न्यू बार। ये फॉर्मूला आ चुका हमारे पास, ये रिलेशनशिप आ चुका हमारे पास बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेव नंबर। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? तो देखिएगा बेटा, मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। अब इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अवेलेबल है, बहुत सारी, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा, अल्फा, यूवी, विजिबल, आईआर, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इन सभी वेव की अपनी कुछ वेवलेंथ रही होगी, बिल्कुल सर। कुछ फ्रीक्वेंसी भी रही होगी, हाँ सर बिल्कुल रही होगी। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अवेलेबल है इस दुनिया में, उन सभी को उनके वेवलेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज अगर कर दिया जाए तो हमें एक सीरीज मिल जाएगी। उसी सीरीज को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो सुनना डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequency. Arrangement of different electromagnetic waves in increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequency, उसको हम बोलते हैं भैया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। तो देखिएगा आप यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। अब सर
अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या ऑर्डर होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे सामने आ चुका। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए भैया क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे देख लो, यहाँ ऊपर से नीचे आते हुए वेवलेंथ डिक्रीज, ये अपवर्ड एरो है, मतलब ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो रहा है सर, ऊपर से नीचे आते हुए वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। या फिर ऐसे देख लो, नीचे से ऊपर वाला एरो, नीचे से ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक, तो इसके ऊपर एक वेव और आती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, यूवी, विजिबल, आईआर, इंफ्रारेड, आईआर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो। ठीक, ये ऑर्डर हम लोगों को याद होना चाहिए। ठीक, अरेंजमेंट ऑफ वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी भैया, सबसे कम वेवलेंथ है आपकी कॉस्मिक की। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, कॉस्मिक की। ठीक, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसके लिए लिखा बेटा, ऊपर से नीचे आते हुए वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी घट रही है, नीचे से ऊपर जाते हुए वेवलेंथ घटेगी, नीचे से ऊपर जाते हुए वेवलेंथ घटेगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक, तो कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर एंड माइक्रो, और इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से, इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से केवल और केवल एक विजिबल रीजन है जो हम लोगों को नजर आता है, केवल और केवल एक विजिबल रीजन है जो हम लोगों को नजर आता है, एंड दैट इज नथिंग बट विबग्योर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो विबग्योर ये है। और आपसे पूछा जाता है कि भैया वेवलेंथ की रेंज क्या होगी विजिबल रीजन के लिए, तो वेवलेंथ की रेंज होती है विजिबल रीजन के लिए 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जिसको राउंड ऑफ करके बुक्स के अंदर लगभग लिखा जाता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक। क्लियर बात अच्छे से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हो गया और यहाँ से सवाल हमारे एनडीए में आता ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात की जाएगी भाई, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो लाइट है, ये जो लाइट से जो रोशनी बाहर आ रही है, ये लाइट हमारा वेव है या पार्टिकल है, ये लाइट सर हमारा वेव है या पार्टिकल है। बहुत ज्यादा दुविधा रही साइंटिस्ट लोगों को, स्टार्टिंग में बोला गया कि पार्टिकल है, फिर बाद में बोला गया कि वेव है, फिर दोबारा बोला गया कि पार्टिकल है, तो बड़े कंफ्यूजन का शिकार साइंटिस्ट लोग रहे। स्टार्टिंग में आए भैया कौन, स्टार्टिंग में आए हमारे न्यूटन साहब। कौन आए, न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्क्यूल्स, और यहां से थ्योरी आई कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, यहां से थ्योरी आई कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ठीक है भैया, बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे तो उन्होंने बोला कि भैया नहीं नहीं, लाइट तो पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है जिनको हम कॉर्पस्क्यूल्स बोलते हैं। तो लोगों ने यकीन कर लिया कि हाँ भैया लाइट किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर के बनी है। ठीक, उसके बाद आ गए अपने हाइजेन साहब, उन्होंने कहा नहीं नहीं, लाइट तो एक वेव है, लाइट तो क्या है, एक वेव है। तो पहले तो न्यूटन साहब बोल रहे थे लाइट एक पार्टिकल है, अब हाइजेन साहब बोल रहे हैं लाइट एक वेव है। तो लोगों ने बोला कि चल हट, तू तो लोअर लेवल का साइंटिस्ट है, हम तो अपने न्यूटन साहब की बात मानेंगे, हम तो मानेंगे लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हम तेरी बात नहीं मानते। लेकिन पीछे से उनको सपोर्ट कर दिया किसने, मैक्सवेल साहब ने। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उन्होंने भी बोला नहीं लाइट तो एक पार्टिकल है, लाइट तो एक सॉरी वेव है। मैक्सवेल साहब ने क्या बोला, लाइट तो एक वेव है। तो भैया जब दो बड़े बड़े लेवल के साइंटिस्ट, जब दो साइंटिस्ट, भले ही लेवल उनका इतना ज्यादा नहीं था, जब दो साइंटिस्ट इस बात को बोलने लगे कि लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, तो भैया न्यूटन साहब की बात को नकार दिया गया और मान लिया गया कि लाइट हमारा एक
वेव है, लाइट हमारा एक वेव है। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लोगों ने न्यूटन साहब की बात को इनकार करके ये बात मान ली थी कि लाइट हमारा एक वेव है। लेकिन उसके बाद आ गए भैया कौन, उसके बाद आ गए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बाद आ गए अपने प्लांक साहब, उन्होंने कहा नहीं लाइट तो एक पार्टिकल है, लाइट तो एक पार्टिकल है। तो भैया लोग दुविधा में आ गए कि भैया लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। अभी तो वेव हमने माना था, बड़ी मुश्किल से हमने पार्टिकल से लाइट को वेव माना था। ये प्लांक साहब फिर से आ गए कि लाइट एक पार्टिकल है। फिर ऊपर से उनको सपोर्ट कर दिया आइंस्टीन साहब ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने भी कहा नहीं लाइट एक पार्टिकल है, उन्होंने भी बोला लाइट एक पार्टिकल है। तो भैया तो भाई साहब इतनी देर में जंग छिड़ गई, वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, मयान से तलवारें निकल गई, साइंटिस्ट लोगों के बीच अच्छी खासी जंग हो गई। ऐसा नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूं। तो बहुत बड़ी दुविधा चल रही थी साइंटिस्ट लोगों के बीच में। इतने में एक भले मानुष का जन्म हुआ जिसका नाम था डी ब्रॉगली। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा लड़ो मत, लाइट दोनों है। उन्होंने कहा लड़ो मत, दोनों है, लाइट वेव भी है एज वेल एज लाइट पार्टिकल भी है। अल्टीमेटली हमने कुछ नहीं किया, हमने दुनिया का बेवकूफ बनाया। जब जो मन करे वो लगा लेते हैं। जो फिनोमिना लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है वहां पर हम लाइट का पार्टिकल नेचर मान करके चलते हैं, और जो फिनोमिना लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है वहां पर हम लाइट का वेव नेचर मान करके चलते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं, हमने दुनिया का केवल और केवल बेवकूफ बनाया। डी ब्रॉगली साहब ने कहा लड़ो मत, दोनों मान लो, लाइट को वेव भी मान लो एज वेल एज पार्टिकल भी मान लो। बिकॉज कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं। और कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हो गया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, ये लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लाइट का पार्टिकल नेचर मान करके चलते हैं। तो देखिएगा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केवल और केवल किसको एक्सप्लेन करता है भैया, वेव नेचर केवल और केवल डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, अभी अभी जो मैंने नाम लिया इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक, हालांकि पोलराइजेशन यहाँ लिखा नहीं है, और ये सब बेटा 12th क्लास की ऑप्टिक्स में पढ़ने को मिलता है हमें। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मतलब लाइट का वेव नेचर किन किन पॉइंट्स को, किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया सर, लाइट का वेव नेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट का पार्टिकल नेचर मान करके चलना पड़ा, हमें लाइट का पार्टिकल नेचर मान करके चलना पड़ा। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। बाद में डी ब्रॉगली साहब आए, उन्होंने कहा कि भैया लाइट दोनों नेचर शो करती है। ठीक, चलिए थोड़ा सा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। ठीक, हमारे एनडीए सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूडेड है, तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। प्लांक साहब ने क्या बोला, प्लांक साहब ने ये बोला कि भैया कोई भी ब्लैक बॉडी अगर मेरे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी वो आइडियल बॉडी होती है। आइडियल क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि ऐसी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ब्लैक बॉडी वो आइडियल बॉडी है जो हर तरह की वेवलेंथ को एमिट भी करे एज वेल एज एब्जॉर्ब भी करे। ठीक, ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो हर तरह की वेवलेंथ को, हर तरह की फ्रीक्वेंसी को एमिट भी करे और एब्जॉर्ब भी करे, उस बॉडी को ब्लैक बॉडी बोला जाता है। और जो रेडिएशंस वो एमिट या एब्जॉर्ब कर रही है उसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो प्लांक साहब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर रहे थे और उन्होंने बोला कि ब्लैक बॉडी जो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करती हैं, जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस एमिट करती हैं, वो एमिट की गई रेडिएशंस कंटिन्यूअस नहीं होती, वो बेटा डिसकंटिन्यूअस होती हैं। कैसी होती हैं भैया, डिसकंटिन्यूअस होती है। और डिसकंटिन्यूअस है किसके फॉर्म में, मतलब जो ये जो लाइट जल रही है, इस लाइट से जो रोशनी बाहर आ रही है वो कंटिन्यूअस नहीं आ रही, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में आ रही है। हम ये मान करके चलते हैं कि भैया इस लाइट के अंदर एक बंदा बैठा है जो अंदर से एनर्जी के पैकेट्स बाहर फेंक रहा है। क्या बाहर फेंक रहा है, एनर्जी के पैकेट्स बाहर फेंक रहा है। और वो जो पैकेट्स बाहर आ रहे हैं, लाइट जो एमिट हो रही है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ
पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी, और उसी पैकेट या फिर बंडल ऑफ एनर्जी को बोला जाता है भैया क्या, क्वांटम। क्या बोला जाता है, क्वांटम। और उसी क्वांटम का प्लूरल क्या होगा, प्लूरल क्वांटम का होता है क्वांटा। और इसी क्वांटम को भैया जी लाइट के केस में, इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, इन्हीं क्वांटम को या इन्हीं क्वांटा को बोला जाता है भैया क्या, इन्हीं को बोला जाता है फोटॉन्स। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, फोटॉन्स बोला जाता है। ठीक, तो प्लांक साहब ने बोला कि जो फोटोन बाहर आ रहे हैं उनकी जो एनर्जी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो E इक्वल्स टू एच न्यू, इक्वल्स टू एच न्यू। जहां पर एच क्या है भैया, जहां पर एच है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक, और अभी अभी सर हमने पढ़ लिया न्यू का फॉर्मूला C अपॉन लैम्डा, तो न्यू की जगह रखो C अपॉन लैम्डा। ठीक, तो फॉर्मूला आ चुका हमारे पास, E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इट मींस एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी, इट मींस एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, बट वेवलेंथ क्या होगी भैया, मिनिमम। एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी और वेवलेंथ क्या होगी भैया, मैक्सिमम। ठीक, तो ये इतनी सी हमारी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी। और ये जो फॉर्मूला आया E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूले से हमें एनर्जी पता चलेगी, किसकी पता चलेगी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी हमें यहाँ से पता चलेगी। ठीक, अगर n फोटोन की बात करें, भाई एक फोटोन की एनर्जी हो गई इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, दो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, 2hc बाय लैम्डा, 5 फोटोन की एनर्जी क्या होगी, 5hc बाय लैम्डा। ठीक, 100 फोटोन की एनर्जी क्या होगी, 100hc बाय लैम्डा। n फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो सर n फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो, E इक्वल्स टू NH न्यू इक्वल्स टू NHc बाय लैम्डा। और भैया फिजिक्स के अंदर भी होता है ये। ठीक है, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ते हो, ठीक, न्यूमेरिकल सॉल्व, हालांकि केमिस्ट्री में तो आएगा नहीं न्यूमेरिकल, इसके ऊपर हो सकता है फिजिक्स में आ जाए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो आपको वेवलेंथ दे करके रखेगा। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, h की वैल्यू डालनी पड़ेगी, c की वैल्यू डालनी पड़ेगी। h की वैल्यू डालोगे 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, c की वैल्यू डालोगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब वेवलेंथ भी सीधे तरीके से नहीं देगा, वेवलेंथ आपको या तो नैनोमीटर में देगा या एंगस्ट्रॉम में देगा। ठीक, अब अगर नैनोमीटर में है तो पहले उसको मीटर में बदलो, अगर एंगस्ट्रॉम में है तो उसको किस में बदलो, मीटर में, तब जा करके सॉल्व करो, एनर्जी निकल करके आएगी जूल में। किस में निकल के आएगी, जूल में। और अगर मैं जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहता हूं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलवाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप एनर्जी को बदलना चाह रहे हो, अगर आप एनर्जी को, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाह रहे हो, तो हमें पता होना चाहिए कि सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और अगर उल्टा करना पड़े, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़े, तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो एच, सी और लैम्डा की वैल्यू रखने के बाद, ठीक, यूनिट को आपस में इंटर कन्वर्ट करने के बाद, क्या मतलब, वेवलेंथ मीटर में तो देगा नहीं, वेवलेंथ नैनोमीटर में देगा। ठीक है, नैनोमीटर को मीटर में बदलने के बाद, ठीक, या फिर एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के बाद एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, इन जूल
एज वेल एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक। देखिएगा सबसे पहला फॉर्मूला एनर्जी का इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा को सॉल्व करके आया भैया ये 20 इंटू 10 की पावर -16 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई होगी। यहाँ से एनर्जी निकल के आएगी जूल में। अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दी हुई होगी तो 2 इंटू 10 की पावर -16 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर, एनर्जी निकल करके आ जाएगी भैया किसमें, जूल में। किसमें निकल के आ जाएगी, जूल में निकल करके आ जाएगी एनर्जी हमारी। और उसके बाद अगला फॉर्मूला, अगले दो फॉर्मूला, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आएगी, ठीक। और लास्ट फॉर्मूला, अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दी हुई है तो 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर, यहां से एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक। ये सब जो मैंने आपके सामने चार अलग अलग फॉर्मूले लिखे, ये hc बाय लैम्डा को सॉल्व करने के बाद आया। तो इससे बढ़िया hc और लैम्डा की वैल्यू डालने से बढ़िया, उसको सॉल्व करने से बढ़िया आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करो और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आई होप बेटा यहाँ तक आप लोगों को सारी बात क्लियर हुई होगी। आई यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा आज का सेशन, आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।